हेलो लर्नर्स, वेलकम टू गुरुकुल हिस्ट्री एजुकेशन। आज हमारी हिस्टोरियोग्राफी पर 6 क्लास है और इस क्लास में हम कार्य कारण संबंध यानी कॉजेशन को डिस्कस करेंगे। अभी हमारा सामान्यीकरण का जो टॉपिक है वो इनकम्प्लीट है, उसको भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, कारणता यानी कॉजेलिटी। कारण शब्द अंग्रेजी के कॉज तथा लैटिन भाषा के कॉजा का रूपांतरण है, जिसका अर्थ घटनाओं के बीच संयोजित संबंध है, यानी कंबाइंड कनेक्शन बिटवीन इवेंट्स। इतिहास चूंकि अतीत की मानव से संबंधित यथार्थ घटनाओं का अध्ययन होता है, इसीलिए इतिहास में वर्णित घटनाओं की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड में कारण निश्चित रूप से विद्यमान होते हैं। कॉलिंगवुड का कथन है कि कारण वह प्रमुख तत्व है, मेन एलिमेंट है, जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित और बाध्य करता है, यानी इंस्पायर, इनकरेज्ड और बाउंड करता है। ये कारण मनुष्य को कार्य करने के लिए। इस दृष्टि से मानव से संबंधित अतीत की घटनाओं के पार्श्व में कारणों की उपस्थिति होना निश्चित प्राय है, ऐसा कॉलिंगवुड का मानना है। अब देख लेते हैं अरस्तु। अरस्तु ने कारण का महत्व बताते हुए कहा कि कारणों के अभाव में किसी घटना या कार्य का होना संभव नहीं है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को भी इतिहास में कारण की महत्ता का बोध था। उन्होंने ग्रीक तथा बर्बर जातियों के पारस्परिक युद्धों के कारण सामने लाना अपने इतिहास लेखन का प्रमुख उद्देश्य बताया है। 18वीं शताब्दी में इतिहास में कार्य कारण संबंध पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। अब देख लेते हैं मॉन्टेस्क्यू के अनुसार प्रत्येक राजवंश के उत्थान, राजत्व काल और पतन के पीछे कुछ नैतिक यानी मोरल, भौतिक यानी फिजिकल और नॉर्मल कारण होते हैं। जो कुछ भी घटित होता है इन्हीं कारणों के तहत होता है, ऐसा मानना है मॉन्टेस्क्यू का। और आगे देख लेते हैं मॉन्टेस्क्यू, रेनियर और ये ईच कार्य है। कार्य घटनाओं के पास में एक नहीं अपितु अनेक कारणों के विद्यमान होने की चर्चा की है। यानी हिस्टोरियंस का मानना है, मॉन्टेस्क्यू, रेनियर और इन हिस्टोरियंस का ये मानना है कि घटनाओं के पास में एक नहीं बल्कि अनेक कारण विद्यमान होते हैं। किसी घटना के घटित होने में वैसे तो बहुत से कारण होते हैं, किंतु उन्हें दो कारणों में विभाजित किया जा सकता है। देख लेते हैं कौन कौन से दो वर्गों में विभाजित किया गया है। तो मौलिक कारण या आधारभूत कारण यानी ओरिजिनल और बेसिक, और तात्कालिक कारण यानी इंस्टेंटेनियस कारण। तो जो मौलिक कारण होते हैं वो दूरवर्ती होते हैं, जिनमें किसी घटना के बीज निहित होते हैं, जबकि तात्कालिक कारण वे होते हैं जो घटना के घटित होने से ठीक पूर्व दिखाई देते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के लिए 1857 से पूर्व अंग्रेजों की शोषण परक नीति तथा उनके द्वारा भारत के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप यानी इंटरफेरेंस किया गया से इस इंटरफेरेंस से राजा, जमींदार, कृषक, दस्तकार, श्रमिक तथा सैनिक सभी असंतुष्ट थे। इन सभी वर्गों का जो क्षोभ था यानी रोष, असंतोष जो था, वो 1857 की क्रांति का आधारभूत कारण था। लेकिन चर्बी वाले कारतूस वाली घटना इस क्रांति का तात्कालिक कारण बनी। इस प्रकार कह सकते हैं कि मौलिक या आधारभूत कारण किसी घटना के लिए बारूद तैयार करने का कार्य करते हैं या कार्य हैं, और तात्कालिक कारण उस बारूद को दियासलाई दिखाने का कार्य करते हैं। इसीलिए गॉड्सचॉक ने तात्कालिक कारण को बारूद के ढेर पर दियासलाई फेंकना कहा है। मेंडलबॉम महोदय घटना के प्रमुख कारण को कारण
एवं अन्य कारणों को परिस्थिति की संज्ञा देते हैं, यानी सिचुएशंस की संज्ञा दी है इन्होंने घटना के अन्य कारणों को। अभी तक जितनी भी डेफिनेशंस हमने देखी हैं उन सभी का ये कंक्लूजन निकल के आता है कि सभी जो भी हिस्टोरियंस हैं वो एक मत से ये बात मान रहे हैं कि किसी भी कार्य में कारणों का होना आवश्यक है। आगे देख लेते हैं, इतिहास में कारणता। एडवर्ड मेयर ने कारणों के अनुसंधान को ही ऐतिहासिक शोध कहा है, परंतु वॉल्स महोदय अपना मत व्यक्त करते हुए कहते हैं कि किसी घटना के अनेक कारणों को प्रस्तुत कर देना ही ऐतिहासिक शोध का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐतिहासिक शोध में घटना के लिए उत्तरदायी सर्वप्रमुख कारण और सहायक कारण की पहचान स्थापित की जानी चाहिए। ऐसा वॉल्स का मानना है। विभिन्न कारणों की खोज हो जाने के पश्चात उनके महत्व और क्रम निर्धारण का दायित्व इतिहासकार पर आ जाता है। फ्रेंच इतिहासकार टेने ने लिखा है कि इतिहासकार कारणों के बिखरे सूत्रों को सूक्ष्म दृष्टि से देखकर उन्हें आपस में बुनकर कपड़े के रूप में प्रस्तुत करता है। ई.एच. कार ने भी कारण और तत्संबंधी परिणाम के पारस्परिक संबंधों को क्रम से संयोजित करने को ही इतिहास बताया है। 20वीं शताब्दी के इतिहासकारों का मानना है किसी घटना के कारण क्रमबद्ध होते हैं, इसीलिए इतिहासकार को ऐतिहासिक शोध में घटनाओं के लिए उत्तरदायी सभी कारणों की खोज करके उनकी क्रमबद्ध व्यवस्था करनी चाहिए। कारणों की खोज, वर्गीकरण और व्याख्या में इतिहासकार का विवेक और विचारधारा प्राय प्रभावी हो जाती है। अपनी अभिरुचि के अनुरूप किसी कारण को मुख्य और किसी कारण को गौण सिद्ध कर देना इतिहासकार पर निर्भर होता है। यही कारण है कि घटना के उत्तरदायी कारणों की विवेचना में इतिहासकारों में प्राय मतभेद पाए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि कतिपय इतिहासकार मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक की धार्मिक नीति को प्रमुखता उत्तरदायी मानते हैं। वहीं कुछ इतिहासकार अयोग्य उत्तराधिकारी, प्रशासन का अतिशय केंद्रीकरण, राजकोष की रिक्तता, प्रांतीय शासकों के अत्याचार इत्यादि कारणों को साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। तथ्यों के संकलन और चयन की भांति ही कारणों के अन्वेषण, क्रम निर्माण और व्याख्या में भी इतिहासकार से वाद, विचारधारा, आग्रह पूर्वाग्रह से दूर रहने की अपेक्षा की जाती है। ई.एच. कार ने लिखा है, कारणों की व्याख्या में इतिहास का कार्य व्यापार दोहरा और अन्योन्याश्रित होता है। वह वर्तमान के आलोक में अतीत के बारे में हमारी समझ को बढ़ाता है तथा अतीत के आलोक में भविष्य का मार्गदर्शन करता है, और यदि कोई कारण इस दोहरे उद्देश्य को पूरा नहीं करता तो वह इतिहासकार की दृष्टि में मृत और बेकार है। यानी अभी तक जो हमने कार्य कारण संबंध के बारे में जितनी भी डेफिनेशन देखी हैं उनका सभी का कंक्लूजन यही निकल करके आता है कि सभी के सभी जो हिस्टोरियंस हैं वो एक मत से ये मान रहे हैं कि किसी भी कार्य में कारणों का होना आवश्यक है, लेकिन कारणों के बारे में उनका ओपिनियन अलग अलग है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।